हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के डेली एमसीक्यू सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नई सेशन के साथ हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन, जो कि यहाँ पर 13 अक्टूबर का सेशन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन ए सिलिकॉन डायोड। ठीक है, यानी सिलिकॉन डायोड में विपरीत संतृप्त प्रवाह का क्रम क्या होता है। तो जब रिवर्स, हम जानते हैं डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, एक रिवर्स बायस में काम करता है। तो रिवर्स बायस में एक सैचुरेशन करंट बहती है, ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद। तो जब रिवर्स बायस में जब ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद एक रिवर्स करंट यानी बहुत तेज़ी से क्या होती है, करंट बढ़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो कितने मान का होता है, 1 पिको एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर या 1 मिली एम्पियर। ठीक है, इसका सही आंसर है, देखिए क्या होता है, 1 नैनो एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर क्या होता है, सिचुएशन करंट होती है सिलिकॉन डायोड की। अगर ये जर्मेनियम बोलता तो, अगर जर्मेनियम बोलता तो 1 माइक्रो एम्पियर होती है। अगर जर्मेनियम बोलता तो 1 माइक्रो एम्पियर होती, 1 माइक्रो एम्पियर होता है जर्मेनियम के लिए। इसलिए एक तरीके से भी लिखिए, ये भी पूछा जाता है क्योंकि कभी कभी पूछता है कि होता है सिलिकॉन का प्रयोग क्यों करते हैं या फिर जर्मेनियम का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सिलिकॉन का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत नैनो एम्पियर क्या होती है, बहुत कम मात्रा की होती है, और माइक्रो एम्पियर ज़्यादा मात्रा की करंट होती है। तो नैनो यानी बहुत अल्प मात्रा में लीकेज करंट बहता है, यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट बहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, न कि जर्मेनियम का। ठीक है, इसको याद रखना, जर्मेनियम के लिए 1 माइक्रो एम्पियर और सिलिकॉन के लिए 1 नैनो एम्पियर रिवर्स बायस में थर्ड क्वाड्रेंट में करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि एक अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में इंटरपोल किस लिए उपयोग किए जाते हैं। डीसी मोटर में इंटरपोल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हम जानते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं कि इंटरपोल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि मोटर की गति में वृद्धि करने के लिए, या फिर स्पार्किंग कम करने के लिए कम्यूटेटर पे, या फिर काउंटर ईएमएफ कम करने के लिए, या कन्वर्टिंग आर्मेचर करंट टू डीसी। तो देखिए क्या होता है, एक होता है रिएक्टेंस वोल्टेज होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज, प्रतिकारी वोल्टेज जिसको बोलते हैं। प्रतिकारी वोल्टेज के कारण ही क्या होता है, तो क्या होता है उसमें यही पूछा है। तुम देखिए जानते हैं, अभी प्रतिकारी वोल्टेज यानी रिएक्टेंस वोल्टेज की बात की, तो देखिए जो रिएक्टेंस वोल्टेज होता है, ये रिएक्टेंस वोल्टेज ही क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कॉइल में क्या होता है, कुछ इंडक्टेंस होती है कम्यूटेटर में। तो उस कम्यूटेटर में क्या होता है, रिएक्टेंस के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी उन्नता होने का, इंडक्शन होकर प्रेरण होने के कारण उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होती है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसको हम रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। और उसी के कारण हमारा क्या होता है, स्पार्किंग जनरेट होता है, उसी के कारण स्पार्किंग जनरेट होता है। ठीक है, तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरपोल की वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, जो मेन पोल के बीच में होता है। तो उस इंटरपोल की वाइंडिंग करने से क्या होता है, वो भी एक तरीके का वोल्टेज जनरेट करता है, क्योंकि वाइंडिंग है तो वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस हो गई, तो उसमें एक तरीके का ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो इस रिएक्टेंस वोल्टेज के जस्ट अपोजिट होता है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण हमारा क्या रहता है, स्पार्किंग यानी आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, जो कि स्पार्किंग में मदद कर रहा था। और इंटरपोल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जस्ट रिएक्टेंस वोल्टेज का अपोजिट हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। इस रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उदासीन बना देता है, जिसके कारण क्या होती है, कम्यूटेटर पे स्पार्किंग कम हो जाती है, यानी आर्मेचर रिएक्शन में सुधार कर देता है। तो इसलिए हम इंटरपोल की वाइंडिंग करते हैं। कम एक होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, उसका भी काम यही होता है। तो वो करता क्या है, उल्टी दिशा में करंट बहाता है, जैसा कि हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज वाले में बहता है करंट, तभी वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो जस्ट उसकी उल्टी दिशा में क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में हम करंट फ्लो करा के उसको फिर से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग करके भी स्पार्किंग को कम या जीरो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी माप करने के लिए चार्ज की हानि विधि का प्रयोग करते हैं, यानी लॉस ऑफ चार्ज मेथड एक तरीके से हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड तो पहले हम ये जानते हैं क्या होता है, कि वो रेसिस्टेंस के मापन में काम किया जाता है। तो कैसे रेसिस्टेंस के मापन में, तो हम जानते हैं जो लॉस ऑफ चार्ज मेथड होता है, वो बहुत ही हाई रेसिस्टेंस को मेज़र करता है, याद रखना है, बहुत ही हाई रेसिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो होता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो कि बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है, उसको मेज़र करने का काम करता है। इसी में आपका होता है मेगा ओम मीटर भी आता है, मेगर भी आता है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड भी इसी में आता है।
ठीक है, और एक लॉस ऑफ चार्ज मेथड हो जाएगा, इसी में आएगा। अगर शॉर्ट की बात करेंगे, सॉरी शॉर्ट बोल रहे, लो रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो केवीएल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड का प्रयोग करते हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं। और मीडियम की बात, और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और मीडियम में आ जाएंगे तो वेट स्टोन का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ये सब सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं मीडियम का मापन करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है कौन किसका मापन करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है इंस्ट्रूमेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने में उच्च फ्लक्स घनत्व का क्या उपयोग है, ठीक है। उच्च फ्लक्स घनत्व का क्या उपयोग है। देखिए क्या होता है, हम जैसा कि जानते हैं फ्लक्स घनत्व बी बराबर क्या होता है, फाई अपॉन ए होता है। अब उच्च फ्लक्स घनत्व का बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, हमारा एरिया का मान कम हो जाएगा, ठीक है, एरिया का मान कम हो जाएगा। तो एरिया का मान कम होने से क्या होता है, उसकी वेट में बहुत ज़्यादा गिरावट होने लगती है, ठीक है। एरिया कम लगेगा यानी क्या होगा, कोरों की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फ्लक्स डेंसिटी हमको ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो बनाने का यही कारण है कि उससे क्या हो, हमारी जो डिक्रीजिंग द वेट पर केवीए, यानी वही बोले ना, कोर की एरिया कम हो जाएगी, या ट्रांसफार्मर का परिच्छेद काट कम हो जाएगा कोर का, उससे क्या होगा, वेट भी कम हो जाएगा हमारा। तो डिक्रीजिंग द वेट पर केवीए के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, हाई फ्लक्स डेंसिटी वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक संतुलित डेल्टा संबंधी प्रतिरोध भार के मामले में यदि एक प्रतिरोध को निकाल दिया जाए तो कितनी ऊर्जा का खिंचाव होगा, यानी कितनी ऊर्जा फिर वो खींचेगा अगर एक प्रतिरोध को हम निकाल दें या फिर हटा दें, ठीक है, या फिर किसी कारणवश वो जल के ख़त्म हो जाए। तुमको पता है जैसे डेल्टा क्या होता है हमारा, यही है, ठीक है। अब देखो मान लो हम ये वाला लॉस करा देते हैं, ये वाली हम वाइंडिंग हटा देते हैं, तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, सही बनेगा, यही बनेगा ना। तो यहाँ से देखने में क्या लग रहा है हमको कि ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। ये अगर उस सर्किट की तुलना में क्या करेंगे तो पैरेलल में निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पैरेलल में निकल कर आएगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, यानी जो हो जाएगा, ठीक है। ये करने पर क्या हो जाएगा, केवल हमको ऐसा डायग्राम दिखेगा ना, एक ऐसा दिखेगा, एक यहाँ पे प्रतिरोध दिखेगा, यहाँ पे प्रतिरोध दिखेगा, फिर क्या होगा, ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक प्रतिरोध दिखेगा, और फिर क्या होगा, एक नीचे से ऐसे निकल कर आएगा, समझ में आया, ये ऐसी कहानी चलेगी। तो इससे क्या होगा, ये प्रतिरोध का मान कम होने से जो पावर खींचने वाले कारक हो गई वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे 2/3 से घट जाएंगे, क्या होंगे, 2/3 से घट जाएगी, क्योंकि 3 में से केवल 2 ही प्रतिरोध हमारा पावर कंज्यूम करेगा, इसलिए 2/3 से भी ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसको याद रखना, एक पूछता है बहुत ज़्यादा कि बताओ एक हट जाएगा तो कितना परसेंट की एफिशिएंसी रह जाएगी। तो डेल्टा की बात करें तो 57% ही क्या रह जाती है, एफिशिएंसी रह जाती है उस सर्किट की, ठीक है। और यही स्टार की बात करें तो स्टार की लगभग 70% एफिशिएंसी हो रहती है, समझ में ये चीज़ याद रखनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में 4 एम्पीयर पर उत्पन्न होने वाले टॉर्क कितने हैं, 20 है, यानी जब 4 एम्पीयर था तो 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो अगर लोड करंट दोगुना कर दें, यानी अगर 8 एम्पीयर कर दें तो कितना टॉर्क जनरेट होगा। तो देखो हमको पता है जैसे कि जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, या फिर ये भी कह सकते हैं जो डीसी शंट मोटर में होता है टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई ए के, और अगर यही सीरीज मोटर होता तो आई स्क्वायर लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जब टॉर्क 20 था तो यहाँ पे कितने एम्पीयर था, 4 एम्पीयर था, ठीक है। तो ये पूछा है ये एक्स का मान बताओ, यानी इसी टॉर्क का मान बताओ जब ये कितना हो जाए, 8 एम्पीयर हो जाएगा तब की बात बोली, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो टॉर्क भी हमारा कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी 40 न्यूटन मीटर आंसर हो जाएगा। ये रिलेशन से याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछता है, तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसे पूछा है कि एसी सर्किट नेटवर्क में थेवेनिन प्रतिबाधा और नॉर्टन प्रतिबाधा को किस प्रकार परस्पर संबंधित किया जाता है, ठीक है। तुमको देखो हमेशा याद रखना है कि आर टी एच निकालो चाहे आर एन निकालो,
तुम सेम सर्किट में चाहो तो आरटीएस से भी सॉल्व कर सकते हो, आरएन से भी सॉल्व कर सकते हो, नोडल भी लगा सकते हो, सुपरपोजिशन भी लगा सकते हो, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, एक सर्किट को कई तरीके के सॉल्व करने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो उसी सर्किट में तुम अगर थेवेनिन लगाओ और नॉर्टन लगाओ तो आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो उसमें जो आरटीएच आएगा, नहीं जो आरटीएच थेवेनिन रेसिस्टेंस आएगा या जो नॉर्टन रेसिस्टेंस आएगा, इसमें कोई परिवर्तन बाबू, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या होगा, सेम ही होंगे, यानी हमेशा समान रहते हैं, यानी ऑलवेज द सेम। इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा कि अच्छा ये वाला थ्योरम लगा रहे हैं या ये वाला थ्योरम लगा रहे हैं तो दूसरा आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। तो आरटीएच हो चाहे आरएन हो, प्रतिबाधा का मान यानी रेसिस्टेंस का मान कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध का समानुपाती कौन होता है। यानी एक बात कहते हैं क्रिटिकल रेसिस्टेंस। क्रिटिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, वो रेसिस्टेंस जो शंट फील्ड से रिलेटेड होता है, यानी जो फील्ड वाइंडिंग का उसका रेसिस्टेंस है उससे सीधा संपर्क करता है, और उसी में ही क्या होता है, हमारा फील्ड वाइंडिंग में ही क्रिटिकल रेसिस्टेंस जनरेट होता है। और ये भी पता है कि आरसी यानी इसका मान क्रिटिकल रेसिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग का मान क्रिटिकल रेसिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, कम होगा, सॉरी ये क्या है, कम होगा, तभी क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो जनरेटर के क्रांतिक प्रतिरोध है वो स्पीड के समानुपाती होता है, स्पीड के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ता रहेगा आरसी का यानी क्रिटिकल रेसिस्टेंस का भी मान बढ़ता रहेगा। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जिसके बाद क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होना बंद हो जाएगा, यानी वो सेचुरेट कर जाएगा, संतृप्त कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से सही है कि आरसी और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है एक इन जर्मेनियम बीजीटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जर्मेनियम का। तो इसमें पूछा है कि वो फॉर यूजुअल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट यानी नॉर्मल वैल्यू चल रही है, तो किस ऑर्डर में ट्रांजिस्टर का ये अल्फ़ा का मान होगा, अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं जैसे क्या होता है, करंट गेन निकालने के लिए होता है, तो करंट गेन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा किस में प्रयोग होता है, तो अल्फ़ा बोलोगे सर जी ये कॉमन बेस में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है, सर जी ये कॉमन बेस में प्रयोग होता है, कॉमन बेस में प्रयोग होता है। और अल्फ़ा बराबर सर होता है IC/IE होता है, IC/IE होता है। ठीक है, और इसमें पूछेगा कि तब होता है इसका रेशियो क्या होता है, तो इसका रेशियो बहुत एक से तो कम होता है मगर एक के करीब होता है। जैसे हमारे फेरोमैग्नेटिक डाई वाले कहानी नहीं चल रही थी, एक से तो कम होता है मगर बहुत कम होता है, बहुत ही मतलब एक के पास ही रहता है, भले ही निगेटिव हो मगर एक के पास होता है, वेरी स्मॉल। तो वही कहानी IC/IE होता है, एक से तो कम होता है मगर बहुत ही करीब होता है, बहुत ही करीब होता है बहुत। ठीक है, इस पर रखना है। तो 0.99 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और बीटा का मान क्या होता है, एक से अधिक होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए यानी एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए, एक्यूरेसी मतलब सेंसिटिविटी या फिर एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी। तो ये परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार को कैसा होना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर का जो स्लाइड वायर है वो अब देखो क्या होता है ना, जितना लंबा होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी लंबी होगी इस पर उतना ही सूक्ष्मतम मान को हम आसानी से देख सकते हैं। उतनी सूक्ष्मतम मान को स्लाइड करते ही प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यही है, ये भी 1 मेगा ओम का है एग्जाम्पल के लिए, ये भी 1 मेगा ओम का है मगर मापता है पोटेंशियोमीटर बहुत लो रेजिस्टेंस। ठीक है, मगर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा मेगा ओम, तो इसमें मेगा ओम समझना या दर्शाना ज़्यादा आसान है बनस्पत इसके। तो यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी भी अधिक होगी, क्योंकि अधिक खाँचे होंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की गणना कर सकते हैं। और ये भी 1 मेगा ओम का, ये भी 1 मेगा ओम का, मगर इसमें क्या होंगे ज़्यादा ही पास पास हो जाएंगे तो यहाँ पर देखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना लंबा है उतनी अच्छा हमारे लिए कहानी होगी किसकी, पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, राजस्थान की धरतियों को क्या कहते हैं। टिकटॉक देखे होगे, राजस्थान की धरती पे क्या लिखते हैं, राजपूत खाना निमखाना सब लिखते हैं। ठीक है, बाइकों पे। तो इधर राजस्थान की धरती क्या होती है, वीरता और बलिदान की धरती कहता है, यानी वीरता और बलिदानों की वो कही जाती है, क्या कही जाती है, धरती कही जाती है। और ये हरियाणा देखो तो इधर सब गुज्जर उज्जर लिखवाक चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है क्या होता है कि राजस्थान को वीरता और बलिदान की धरती कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको याद रखना है।
राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य क्या है? ठीक है, मतलब सबसे अधिक कौन सी नृत्य की जाती है? तो याद रखना है, यहाँ पे देखो क्या है, घूमर। ठीक है, घूमर है सबसे पहले सबको याद आता है। कोई अगर बोल दे कि तुमको नृत्य कला याद करके आना, जितने भी स्टेट के सारे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है उसको याद करके आ जाना, या फिर फोक डांस है उसको याद करके आना, तुम राजस्थान में सबसे पहले तुमको घूमर याद होगा। ठीक है, गाना भी है घूमर घूमर वाला है, तो राजस्थान का ही वो फेवरेट वो है। ठीक है, डांसिंग स्टाइल है। मगर यहाँ पे भी देखो घूमर है, मगर फर्स्ट कहाँ है तुम्हारा, ये उड़ीसी। तो ये उड़ीसी में होता है केवल। ठीक है, तो ये क्या है, घूमर। तो यहाँ पे घूमर देख सकते हो, तो यहाँ पे भी घूमर है, यहाँ पे घूमर, मगर ये जो उड़ीसी है, उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे घूमर देख लो, कठपुतली भी वहीं की है, कालबेलिया भी है, फूक भी सारी क्या है वहीं की। भांगड़ा देख लोगे तो पंजाब का आ जाएगा। ठीक है, तो भांगड़ा हो गया यहाँ पे भी, पंजाब का पूछा तो दो में फंसता है, फिर उड़ीसी यहाँ पे दे दिया। तो घूमर तो है, मगर यहाँ पे उड़ीसी दे दिया, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। कैसे हो जाएगा, ए, जो कि कठपुतली भी वहाँ की। अधिकतर कठपुतली घूमर करके पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। सही है, चलो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो मैं तो बहुत लोग पढ़ते क्या करेंगे, 5 सितंबर सर्जित हैप्पी टीचर डे। ठीक है, फिर बम फोड़ देंगे। मगर याद रखना, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा है, इंटरनेशनल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को होता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे एक होता है इंटरनेशनल वुमेन डे और नेशनल वुमेन डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल 8 मार्च को, और नेशनल दूसरे दिन मनाया जाता है। उसी तरह क्या है, ये 5 सितंबर है, तो इस दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल शिक्षक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और केवल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोला है तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ना कि ऑप्शन सी। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में एक नदी है जिसको मृत नदी से नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो नदी कौन सी है हमारी, घग्गर नदी। ठीक है, क्या है, घग्गर नदी है। तो मैं ये जो घग्गर नदी है राजस्थान की मृत नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलो नियम देखते हैं अगला, कि मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा, यानी आप एप्लीकेशन डालिए कि हमको मनरेगा में काम करना है, तो कितने दिन बाद आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है? ठीक है, तो ये होता है कि आपके आवेदन के 15 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग, मतलब जैसे बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा कि इस दिन से आप ज्वाइनिंग कर लो। ठीक है, यानी आपके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, प्रार्थना पत्र के 15 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी कि उसी दिन से आपको काम करना है। ठीक है, मतलब आज 10 अक्टूबर है, तो आपको 25 अक्टूबर से काम करना स्टार्ट कर देना है। लगभग 15 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। सही है, चलो। तो आई होप आज का सेशन पसंद आया, तो अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तुम लोग शेयर और नहीं करते लगता है। ठीक है, पढ़ते हो तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, जो देख रहे हो बस शेयर करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, या फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा इसलिए डरते हो। ठीक है ना, तो अगर देखो कभी भी अगर अकेले पढ़ोगे ना, तुमको अपना अंदाजा नहीं लगेगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। शेयर करोगे तो क्या अगर तो तुम्हें कंपटीशन की भावना पड़ेगी कि हम इसको भेजें तो उससे अधिक नंबर लाना है, नहीं तो वो पढ़ लेगा तो उसका अधिक आ जाएगा। तो इससे थोड़ी कंपटीशन बढ़ते हैं तो पढ़ने का मन भी लगता है। समझ में? चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।